Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ओपी चौटाला साहब आएंगे चुनाव प्रचार के लिए। पूरा गांव के गांव खाली हो रहे हैं, जवानों की खेप नजर नहीं आ रही है, बुजुर्ग ही बुजुर्ग मुझे दिख रहे थे यहाँ। एक एक गांव से हजारों हजारों नौजवान विदेशों में चले गए, जवानी तो यहाँ रही नहीं। एक और है नवीन जिंदल साहब, दूसरी ओर है सुशील गुप्ता साहब। कांग्रेस की लिस्ट अभी तक नहीं आई है। 2004 के बाद ये 2024 है जब अभय चौटाला साहब नवीन जिंदल से दोबारा आमना सामना चुनाव में कर रहे हैं। अब क्या परिस्थिति मानते हैं इन की, जिसकी वजह से हमारी कार्य क्षमता पे भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं और हमारी जो कार्य प्रणाली है सरकारों की वो दोषपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के नौजवानों को वो नौकरी नहीं दे पा रहे। चौटाला परिवार के सदस्य दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला साहब, रणजीत चौटाला साहब, इनका अच्छा खासा विरोध हो रहा है। तो क्या आप जो चौटाला परिवार से भावुक तौर पर जुड़े हैं, अब वो बुरा खराब महसूस करते हैं इन दृश्यों को देखते हैं तब? नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। अब हम मुखातिब हो रहे हैं रामपाल माजरा साहब से। चूँकि हम देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत अभय चौटाला साहब, रामपाल माजरा साहब लगातार गांव-गांव दौरे कर रहे हैं। वो किस प्लान के तहत लोगों के बीच में जा रहे हैं, किन मसले, किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये हम जानेंगे, उनसे पूछेंगे। माजरा साहब, जैसे मैंने जिक्र किया कि अब कुरुक्षेत्र में जो है वो अभय चौटाला साहब चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या मसले, क्या मुद्दे अब की बार? लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और हम गांव दर गांव जा रहे हैं। हम महंगाई के खिलाफ और कानून व्यवस्था और जिस प्रकार से इस प्रदेश को किसानी और जवानी की हालात भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने की, उन सारे मुद्दों को लोगों के बीच में कह रहे हैं। और आप इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि ये किसान विरोधी सरकार है। सबसे पहले तो इन्होंने इस प्रकार के कानून 3 बनाए थे, जिसकी वजह से किसानों ने आंदोलन किया और 380 दिन निकल गए और 700 से ऊपर जाने चली गई थी। इनकी साजिश थी, बड़ी बड़ी कंपनियों के कहने से इन्होंने वो कानून बनाए थे। ज़मीनों के मालिक जो आज किसान हैं, उनके मालिक बड़ी कंपनियां हो जाएंगी, एमएसपी नहीं रहेगा, मंडियां बंद हो जाएंगी और आड़तियों की दुकानों के भी ताले लग जाएंगे। ऐसे कानून थे जिसमें ब्लैक मार्केटिंग करने की पूरी इजाज़त बड़ी कंपनियों को होगी। इसके लिए किसानों ने आंदोलन किया था। हम ये बातें लोगों के बीच में जा रहे कह रहे हैं कि कोई भी राजनेता ऐसा नहीं था। इस देश के कितने ही विधायक हैं, कितने एमपी हैं, कितने ही जिला पार्षद हैं, किसी ने भी किसानों के आंदोलन में आहुति डालने के लिए एक ने भी कदम नहीं उठाए। अभय सिंह चौटाला ने इस प्रदेश की विधानसभा से भी त्याग पत्र दे के किसानों का झंडा बुलंद आंदोलन में दिल्ली बॉर्डर पे किया था। इन बातों को लेकर के हम किसानों को सारी बातें, जवानों को भी विशेष तौर से जिस प्रकार से बेरोज़गारी चरम सीमा पे है और आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के नौजवान विदेशों में पलायन कर रहे हैं और ये जो मिलिट्री है ये भी ठेके पे दे दी, अग्निवीर भर्ती करेंगे, 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, कोई किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। और इन सारी बातों को जिस प्रकार से अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, आज जल घर हैं तो जल नहीं, बिजली घर हैं तो बिजली नहीं, आज परिवार पहचान पत्र भी कठिनाई समस्या खड़ी कर दी कि जिसकी वजह से पेंशन कट गई, बुढ़ापा पेंशन कटी है और राशन कार्ड कटे हैं और इसी प्रकार से पीले कार्ड कटे हैं। इन्होंने अनेकों इस प्रकार की नीतियां लागू करी जो जन विरोधी हैं, इसलिए सत्ता विरोधी लहर है। और सत्ता विरोधी लहर में जो आम जनमानस को चुभने वाले मुद्दे हैं, हम उनको उठा रहे हैं। अच्छा सर, मेरा ये भी सवाल है कि मैं इस बेल्ट में घूम रही हूँ, तो मोटा-मोटा मैंने ये देखा कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो विदेश में पलायन कर रहे हैं या विदेश में नौकरियाँ कर रहे हैं। तो रोज़गार तो बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन इसके साथ-साथ अब जो ये यहाँ के नौजवान जो विदेश में पलायन कर रहे हैं, क्या उसका यहाँ के सामाजिक तौर पे भी किसी तरीके का असर हो रहा है? गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, जवानों की खेप नज़र नहीं आ रही है, बुज़ुर्ग ही बुज़ुर्ग मुझे दिख रहे थे यहाँ। एक एक गांव से हजारों हजारों नौजवान विदेशों में चले गए, जवानी तो यहाँ रही नहीं। जवान का तो यहाँ से मोह भंग हो गया है। वो तो 7 समुद्र पार जाके डोंकी वीज़ा लेके पनामा के जंगलों से होते हुए अमेरिका की दीवार फांदते हैं
और जा कर के वहाँ पे कठिनाइयों के दौर से भी गुजरते हैं। बहुत से को रास्ते में भी रह जाते हैं, बहुतों की मृत्यु भी हो जाती है, कईयों को ये बीच में दलाल भी खा जाते हैं पैसे उनके, यानी कि अनेकों समस्याएं हैं। और यहाँ से उनका पलायन करना साफ जाहिर करता है कि बूढ़ा हरियाणा है, जवान वहाँ चला गया है, जिसकी वजह से हमारी कार्य क्षमता पे भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। और हमारी जो कार्य प्रणाली है सरकारों की वो दोषपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के नौजवानों को वो नौकरी नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से विदेशों में जा रहे हैं। अच्छा, ये भी हम देख रहे हैं कि एक और है नवीन जिंदल साहब, दूसरी ओर है सुशील गुप्ता साहब। कांग्रेस की लिस्ट अभी तक नहीं आई है। 2004 के बाद ये 2024 है जब अभय चौटाला साहब नवीन जिंदल से दोबारा आमना सामना चुनाव में कर रहे हैं। अब क्या परिस्थिति मानते हैं इनेलो की? नवीन जिंदल जी अब 10 वर्ष से यहाँ से राजनीति में नहीं थे। वो तो ये कह के गए थे अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उनके जब वो सांसद थे यहाँ से, उन्होंने यहाँ पे कोई ऐसा हॉस्पिटल या कोई ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई नहीं बनाया था, कोई कारखाना नहीं लगाया था। जबकि उन्होंने वोट तो यहाँ से लिए, कारखाने या तो दूसरे प्रदेशों में या दूसरे जिलों में लगाए, और ये कह के गए थे कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। परंतु सरकार के दबाव में, ईडी के दबाव में और इनकम टैक्स के दबाव में उन्हें चुनाव मैदान में उतरना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर इतना दबाव बनाया कि वो चुनाव मैदान में हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की फेलियर सभी मुद्दों के ऊपर, उनका नुकसान नवीन जिंदल को उठाना पड़ेगा। आम पार्टी की सरकार भगवंत मान जी की बनी, पंजाब में पहला ही प्रस्ताव पास किया कि एक बूंद भी पानी की हरियाणा प्रदेश के SYL का नहीं देंगे, जिससे साफ झलकता वो हरियाणा विरोधी हैं, और उनका कोई हरियाणा से लेना देना भी नहीं। वो तो ढोंग रच रहे हैं, दरांती हाथ में लेकर के गेहूं की कटाई करके दिखाना चाहते हैं मैं बहुत किसानी जानता हूं, परंतु नहीं, किसान की हालत किसान ही जानता है। उन्हें इन बातों का कोई पता नहीं। अभय सिंह चौटाला किसान के बेटे हैं, और वो लगातार इस इलाके से जुड़े रहे। पहले भी चुनाव लड़ा, उनके बेटे अर्जुन ने भी चुनाव लड़ा, इन्हें खुद भी तीसरी बार चुनाव मैदान में आ रहे हैं। और गांव-गांव में चौधरी देवीलाल से लेकर ओम प्रकाश चौटाला ने जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने हर गांव में, चौपाड़ में हमेशा यहाँ से जुड़े रहे हैं, हर मुद्दे से जुड़े रहे हैं। चाहे कोई भी समस्या आई, इन्होंने उस समस्या के समाधान के लिए लोगों के लिए प्रयास किए। आप भी इसी बेल्ट के बाशिंदे हैं। राजनीति के इतने वर्षों में इस क्षेत्र की क्या भूख आपने समझी है, और जिसका हम ये मानेंगे कि वो अगर अभय चौटाला साहब यहाँ से जीतते हैं तो उसका निदान होगा? तो सबसे पहले तो अगर इस इलाके का जो भूजल स्तर है वो गिर रहा है, भूजल स्तर को गिरते हुए को थामने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी जरूर चाहिए। ये इलाका 700-800 फुट नीचे इसके जाके ग्राउंड वाटर है, तो गहरे नलकूप हैं, और बिजली की भी समस्या रहती है, और पढ़ाई की भी समस्या है। यहाँ पे हॉस्पिटलों की बहुत समस्या है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। सर चरमा गया और लोग बाहर चले गए। इसलिए भी यहाँ के राजनेताओं का ध्यान कुछ और तरफ है, बजाय लूटने में है, बजाय यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए। यहाँ के राजनेता वोट लेते हैं, इनको लूटने में लग जाते हैं, और यहाँ के ऐसे ही यहाँ के नुमाइंदे रहे। अच्छा, ये भी माना जाता है सर कि जो लोकसभा चुनाव होते हैं वो शहरी चुनाव हैं, उनमें देहात के मुद्दे मसले बहुत कम डिस्कस होते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डिस्कस हो रहे हैं, और शायद ये आज की ज़रूरत भी है। हमारी पार्टी ग्रामीण अंचल से बनी रही है, वैसे भी उसके ऊपर ठप्पा है, वो गांव के लोगों की ज़्यादा मूलभूत समस्याओं को उठाते रहते हैं। परंतु ये तो नहीं कि हमारे शहरों में से प्रतिनिधि बने हैं, हमेशा शहरों से हम जीते भी हैं। हम सारे ही, शहरी हो या ग्रामीण, हरियाणवी, हम सभी के मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले लोगों की समस्याओं को जानते हैं, गरीबी को भली प्रकार जानते हैं, कैसे होती है गरीबी, मजबूरियाँ कैसी होती हैं। इन सारे मुद्दों को हम भली प्रकार, किसान की, मजदूर की, छोटे कर्मचारी की, सब का हमें पूर्ण रूप में ज्ञान है। परंतु कई लोग यहाँ से जीत कर चले जाते हैं, परंतु यहाँ का ध्यान नहीं देते, उसके बाद वो दिल्ली में ही रहते हैं। ओपी चौटाला साहब आएंगे चुनाव प्रचार के लिए? ज़रूर आएंगे, वो स्वस्थ हो जाएंगे, और वो तो मैदान में आते ही हैं। उन बिना तो ये रण क्षेत्र मजा ना देगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी। अब ये जैसे हम कुरुक्षेत्र में देख रहे हैं सर, तो एक तरह का हम ये कहें कि चुनावी माहौल सा मुझे इतना नज़र नहीं आया। जब मैंने
अभी लोग कटाई में हैं फसल की। जिस प्रकार से इतना सीज़न है, आप देख पा रहे हो कि ये कुछ दिन होते हैं, 15-20 दिन, इन दिन हम फसल उठाई जाती है, बेची जाती है, अगली बिजाई शुरू हो जाती है और लोग चारे के लिए भी अपनी व्यवस्था साल के लिए करते हैं। ये किसान मजदूर के लिए बहुत व्यस्त समय है, इसलिए चुनावी माहौल नज़र नहीं आता। अच्छा, नेता गेहूं काट रहे हैं, कोई बोरी ढो रहे हैं। वो ढोंग रच रहे हैं, वो ढोंगी हैं, ढोंग रच रहे हैं। ना उनका बोरियों से कोई ताल्लुक़ है, ना उसका गेहूं काटने से कोई ताल्लुक़ दूसरे का। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं, ढोंगी हैं। इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि बोरी उठाने वाला कौन है गेहूं काटने वाला, इस बात से कोई लागा देगा नहीं। केवल ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसान के हमदर्द हैं। सर, एक चर्चा ये भी है कि वीरेंद्र राठौड़ साहब जो कि एनसीपी से हैं, अब अगर वो करनाल से चुनाव लड़ते हैं तो इनेलो उनको समर्थन देगी। वीरेंद्र वर्मा जी हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो हमारा हाँ, माफ कीजिएगा, नाम गलत ले लिया, मराठा वीरेंद्र वर्मा साहब जी। मराठा वीरेंद्र वर्मा जी हैं, अगर उनको टिकट पे चुनाव लड़ा जाता है, एनसीपी के लड़ेंगे तो ज़रूर समर्थन करेंगे। हमने ये फैसला लिया हुआ है कि कोई भी जो मनोहर लाल खट्टर को हराएगा, हम उसका समर्थन करेंगे। और क्या ऐसा लग रहा है कि करनाल की हवा अब बीजेपी से उलट बह रही है? बीजेपी के खिलाफ सारे ही जगह, करनाल की ही नहीं पूरे प्रदेश में हवा खिलाफ है। जहाँ जहाँ भी ये जाते हैं इनका लोग विरोध करते हैं। किसान खड़े हो जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, सवाल करते हैं और उनके काले झंडे दिखा के उनका स्वागत करते हैं। तो ये साफ झलकता है कि जन विरोधी निर्णय लेने की वजह से सत्ता विरोधी लहर है। इस सत्ता विरोधी लहर में ये बड़े बड़े धराशायी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को लोग उखाड़ फेंकेंगे आपकी बात। सर, 3 नाम आए हैं पहली लिस्ट में, अभय चौटाला साहब का, सुनैना जी का, गुरप्रीत सिंघल जी का। अब तो इन तीनों दावेदारों के बाद हमें और दावेदारों का कब तक मालूम होगा? बहुत जल्दी हम उस पर चिंतन और मंथन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे और तीनों को मैं अपनी तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वो जीत का परचम लहराएंगे। सुनैना चौटाला जी हैं, नैना चौटाला जी हैं, रणजीत चौटाला जी हैं, हिसार से तीनों ही चौटाला कुनबे के सदस्य हो गए। ये एक राजनीतिक परिवार है। ये कभी पारिवारिक संबंधों को राजनीति में ऐसे नहीं देखते कि हमारा परिवार है। ये अपने राजनीतिक मुद्दों को लेकर जाते रहते हैं। पहले भी चुनाव आपस में लड़े हैं और अब भी लड़ रहे हैं। अब सर, मेरा एक सवाल और है और वो मैं कहूँगी कि गांव देहात के बाशिंदों का सवाल है जो मैं आपसे कर रही हूँ। चौटाला परिवार के सदस्य दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला साहब, रणजीत चौटाला साहब, इनका अच्छा खासा विरोध हो रहा है। तो क्या आप जो चौटाला परिवार से भावुक तौर पर जुड़े हैं, अब वो बुरा खराब महसूस करते हैं इन दृश्यों को देखते हैं तब? जो मैं ये समझता हूँ वो किसानों के लिए कुर्बानी देगा, जिनने किसानों के लिए इस्तीफ़ा दिया होगा, जिसने किसानों के लिए भंडारे लाए होंगे, जनरेटर दिए होंगे, अस्पताल खोले होंगे। किसान अपने और पराये को समझता है। किसान रात भर तक अभय सिंह चौटाला 10-10 बजे तक जलसे करते हैं, उनका तो कोई कुछ नहीं कहता। परंतु जिन्होंने किसानों के जड़े पे नमक छिड़के, उनके आंदोलन को बीमारी कहा हो, जिन्होंने उनके आंदोलन को तहस नहस करने के प्रयास किए हों और इसके हक में रहे उन काले कानूनों के, तो सो दैट उनके खिलाफ तो होती है, उनके लोग खिलाफ हैं। और जिन लोगों ने किसानों के लिए कुछ किया है, किसान अपने और पराये को समझ रहा है, वो अपने समझ बैठे हैं अभय सिंह चौटाला को और इनको अपना विरोधी समझ बैठे। अब की बार हम क्या ये सोचें कि इनेलो एक तरह से जैसे पहले के चुनाव रहे तो हम ये माने कि ऐसा लगता रहा कि शानदार प्रदर्शन करेंगे और बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन होगा पूरे हरियाणा प्रदेश में, आप देखोगे। और मैं जो दावे के साथ कह सकता हूँ, लोगों का रुझान अभय सिंह चौटाला और INLD की तरफ है। सर, एक सवाल और जिसको जानने की दिलचस्पी है मेरी। अब अम्बाला से अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, शायद ये पहली पार्टी है जिन्होंने सिख चेहरे को अम्बाला से चुनाव मैदान में उतारा है। और ही सिख चेहरे को टिकट हमने दिया है और वो पढ़े लिखे भी हैं और अच्छे समाज से भी हैं। मेरी उनको बहुत शुभकामनाएं हैं। तो चुनाव में हम ये माने कि लगातार सुबह से लेके शाम तक, रात के 10 बजे तक आपके दौरे ऐसे ही जारी रहेंगे? ऐसे चलते रहेंगे जब तक चुनाव में हम वोट नहीं डाल लेंगे। रात दिन ऐसे ही करते रहेंगे, लगातार करेंगे और पूरा प्रदर्शन करेंगे, पूरे तरीके से लोगों से वोट मांगेंगे, जलसे करेंगे,
और लोगों का दिल जीतना। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। माजरा साहब को आपने सुना। अब चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मसले रहेंगे, वो आपने जाने, वो आपने समझे कि इन लोग इन प्लान्स को लेकर जनता के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए। माजरा साहब से और भी कोई सवाल जो आप चाहते हो पूछना तो वो भी हमें लिखें, इनसे दोबारा मुखातिब होंगे, दोबारा आपके सवाल भी पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत को सुनने के लिए। नमस्कार, राम राम।